सो हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड लेकर। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किए थे हमारे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, थर्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और फोर्थ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। फिफ्थ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये 5 कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में अपने पढ़ लिए थे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट बचे हुए उन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है ना। हम उन सबको कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये मैं रब कर देता हूँ। आज हम बात करेंगे आगे से। अच्छा, जिसने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर देख लीजिए। 5 कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी उसमें करा चुका हूँ, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे अपने 6th कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, जितने भी ये कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके ट्रिपल एसएससी में हर बार हर एग्जाम में आपको यहाँ से पक्का डेफिनेटली 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। हर एक ट्रांजेक्शन के एवरी ट्रांजेक्शन हैज ए डुअल और टू-फोल्ड effect and therefore should be recorded at 2 places। कोई भी आप सिंपली इसको ऐसे समझिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप जर्नली या कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी मतलब कोई चीज़ को खरीदते हो या किसी भी चीज़ को बेचते हो तो उसका इम्पैक्ट 2 जगह पर पड़ेगा, 2 अकाउंट पर पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या मतलब है इस चीज़ का, एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 2 अकाउंट्स will be involved in recording a transaction। कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय। कोई भी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो इसका इम्पैक्ट हमारे 2 अकाउंट पर पड़ेगा। इसी में से एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमारी बनती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मेरा काम क्या है, एग्जाम्पल लेने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मान लीजिए राम ने, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है राम स्टार्टेड बिजनेस by investing a sum of ₹5 lakh। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। तो देखिए, इसमें 2 अकाउंट हमारे इन्वॉल्व होंगे। 5 लाख रुपए से
हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक तो हमारा 5 लाख रुपए जब बिजनेस में आए तो हमारा क्या हुआ, इंक्रीज इन एसेट। बिजनेस में क्या आया, कैश आया, इंक्रीज इन एसेट। एसेट में इंक्रीज हुआ, वो एसेट कौन सा है हमारा, कैश। बिजनेस में क्या आ गया, कैश। और इसके साथ साथ हमारी ओनर की कैपिटल भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैपिटल और वी कैन से इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब बिजनेस की लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, बिजनेस के एसेट भी बढ़ जाएंगे। भैया जो कैपिटल, ये जो पैसा लेके आया, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गई ना, तो दोनों ही चीजें बढ़ गई, इंक्रीज इन एसेट भी हो गया, इंक्रीज इन लाइबिलिटी भी हो गया। अकाउंट कौन कौन से इंपैक्ट होंगे हमारे, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट। तो यही बात बोला है कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो तो उसके दो जगह इंपैक्ट पड़ते हैं, दो अलग अलग अकाउंट्स पे इंपैक्ट पड़ते हैं जो भी हम अकाउंट्स में बनाते हैं। बात क्लियर, ये हो गया हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 7 कॉन्सेप्ट के बारे में, वो है हमारा रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोला इन्होंने, रेवेन्यू फॉर ए बिजनेस ट्रांजेक्शन should be included in the accounting records when it is realized, when it is realized, जब हमारा वो रियलाइज्ड हो जाए। देखिए यहाँ से आपके दिमाग में दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो व्हाट इज रेवेन्यू और दूसरा रेवेन्यू रियलाइजेशन हम किसी चीज को कब कह सकते हैं। तो साथ दोनों ही चीजों को बताऊंगा, एक तो रेवेन्यू क्या होता है और दूसरा हम रेवेन्यू रियलाइजेशन से क्या समझते हैं। रेवेन्यू रियलाइजेशन से हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं रेवेन्यू क्या होता है। दैट इज, रेवेन्यू क्या होता है हमारा, ग्रॉस इनफ्लो, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, कैश कैसे आ सकता है, कैश आ सकता है हमारा नंबर 1 सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई चीज बेची आपने, कोई सर्विस प्रोवाइड की, उसके बदले में पैसा आएगा बिजनेस में। और दूसरा आपके बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी है, यूज बाय अदर्स, आपके बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी है, वो कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल कर रहा है और उसके बदले में आपको पैसे दे रहा है। यूज बाय अदर्स ऑफ द एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग, उससे आपको क्या मिल सकता है, यील्डिंग इंटरेस्ट, ठीक है। उस पे आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है, आपको रॉयल्टी भी मिल सकती है। आपने कोई बुक लिखी, बुक लिखने पे आपको क्या मिलती है, रॉयल्टी। और इसके अलावा और क्या मिल सकता है, आपने कहीं पैसा लगाया, निवेश किया, तो उस पर क्या मिल सकता है, डिविडेंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाभांश। अच्छा, रेवेन्यू रियलाइजेशन कब कहलाएगा देखिए इसमें बात करते हैं। रेवेन्यू इज एज्यूम टू बी realized when a legal right to receive it arises। देखिए रेवेन्यू रियलाइज कब कहलाया जाएगा, जब when a legal right, when you are having a legal right, जब आपके पास एक कानूनी अधिकार है उस गुड को प्राप्त करने का और आपको पैसे लेने का अधिकार भी है। गुड को प्राप्त करने का अधिकार किसको है, कस्टमर को, और आपको अधिकार किस चीज का है, पैसे को लेने का। तो अगर आपके पास लीगल राइट है
रेवेन्यू को, पैसे को लेने का अधिकार आपके पास जनरेट हो जाता है। और ये अधिकार कब जनरेट होगा? जब आपने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कराई। सपोज इसको सिंपल भाषा में समझिए कि आपने कोई गुड्स बेची। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, अब आपने किसी को गुड्स बेची। अब ये कैश बेसिस पे भी हो सकता है, ये क्रेडिट बेसिस पे भी हो सकता है। कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस दोनों ही हो सकता है। तो बेसिकली जब आपने कोई गुड बेची, मैं यहाँ इस कैश बेसिस की बात नहीं करूंगा, जब आपने सपोज गुड्स बेची और कस्टमर ने आपको कहा सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दूंगा, तो आप रेवेन्यू रियलाइजेशन कब मानोगे? जब आपने गुड्स को उसको हैंड ओवर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया उस कस्टमर को, कहा कोई बात नहीं आप बाद में पैसा दे देना। तो रेवेन्यू रियलाइज्ड आप कब मानोगे? जब आपने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, अभी पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, लेकिन आपने रियलाइज कब माना? जब आपने उतने की चीज, किसी मतलब 10,000 रुपए की चीज या कुछ भी, जितने भी अमाउंट का उसने जो भी खरीदारी आपसे की थी, आपने उसको वो हैंड ओवर कर दी। तो रेवेन्यू रियलाइजेशन से मतलब केवल यही होता है कि मतलब कि व्हेनेवर यू सोल्ड एनीथिंग, तो जब भी आप कोई चीज सोल्ड करते हो तो आप ये मान के चलते हो रेवेन्यू रियलाइज्ड उसी समय हो गया। आप वेट नहीं करोगे इसमें रेवेन्यू रियलाइजेशन में कि एक्चुअल में वो पैसा कब आया, और हम तभी उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। आप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कब करोगे? जब आपने कोई गुड्स को सेल कर दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं हम मैचिंग कॉन्सेप्ट। मेरी आवाज से भी पता लग रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो यार आप लोगों से केवल रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मैं आप लोग के लिए काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस incurred to earn these resources, we can say these revenues must belong to the same accounting period. सेम अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब भी कोई आपने सपोज प्रॉफिट कमाने के लिए पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया, जो भी आपने खर्चा किया और जो भी रेवेन्यू प्राप्त हुआ, आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस पहले माइनस करोगे। एक साल में जितने भी, अब एक तरीके से एक साल में जितने भी आपको प्रॉफिट और लॉस होता है वो कैसे पता लगाया जाता है? वो पता लगाया जाता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के डिफरेंस से। हम रेवेन्यू, जितना भी रेवेन्यू हमें होता है, हम उसमें से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद पता लगाते हैं हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस सच एज सैलरीज, रेंट, insurance, recognized on the basis of period, on the basis of period to which they belong, to which they belong. Not when they are paid. आपको पैसा मिला नहीं मिला या कब उसका पेमेंट किया जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। जैसा मैंने अभी इससे ऊपर वाले रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में बताया, जब आपके एक्सपेंसेस ड्यू हो गए, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, तभी आप उस चीज को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो अब देखोगे, क्योंकि हमें जरूरी ये है कि जैसे सपोज यहाँ पर एक और चीज की बात कर लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन।
तो डेप्रिसिएशन जो भी होता है मशीनरी पर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी या डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ले लेते हैं, तो उसको आप इक्वली डिवाइड करते हो, इक्वली शेयर्ड इन डिफरेंट ईयर्स, इक्वली शेयर्ड और डिवाइडेड इन डिफरेंट ईयर्स। तो ये भी मैचिंग कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है, डिवाइडेड इन डिफरेंट ईयर्स। हम ये देखते हैं कि एक साल में हमें कितना रिवेन्यू हुआ और कितना हमने उस पर खर्चा किया था। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में दोनों ही चीजों को हम कंसीडर करते हैं। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। व्हाट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट? देखिए इसमें ऑल मटेरियल्स and relevant facts concerning the financial performance of the enterprise must be fully disclosed। साथ साथ देखिए नोट्स भी दे रहा हूं आपको, must be fully disclosed in the financial statement and their accompanying फुटनोट्स। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब है कि जितने भी हमारे मटेरियल और रिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं उसकी जानकारी हमें देनी चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और वो हम जानकारी कैसे देते हैं? हम उसमें नीचे फुटनोट्स देते हैं। फुटनोट कहते हैं ना, फुटनोट देते हैं। जैसे कोई भी आपने चीज की ट्रांजैक्शन की, खरीदा या किसी चीज को बेचा, तो खरीदा या बेचा तो नीचे में आप उसमें नीचे बेसिकली क्या करते हैं, एक तरीके से फुटनोट देते हो, बीइंग द ट्रांजैक्शन, बीइंग द अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस अकाउंट टू दिस अकाउंट, दैट अकाउंट। तो फुल डिस्क्लोजर, आपको वो जो स्टेटमेंट है, आपको वो जो एकम्पेनिंग फुटनोट्स है, फुटनोट्स देने जरूरी है। छोटी से छोटी चीज के बारे में आपको बताना जरूरी है, ठीक है ना? तो ये सारी की सारी फुल डिस्क्लोजर रिलेवेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब इसमें कौन सा मटेरियल और रिलेवेंट फैक्ट क्या कौन से होंगे? कब कोई फैक्ट मटेरियल और रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट। मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपको तो चेंज इन जीएसटी रेट्स, चेंज इन जीएसटी रेट्स। जीएसटी में क्या क्या चेंज हुआ? चेंज इन, अगर मैं कहता हूं चेंज इन पॉलिसी ऑफ द कंपनी, तो ये भी मटेरियल फैक्ट्स हमारे हो सकते हैं, इसका इम्पैक्ट हमारा पड़ेगा। या फिर आप बोल लीजिए चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, तो इसका भी इम्पैक्ट हमारी कंपनी में पड़ेगा, ये भी हमारे लिए मटेरियल फैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, देखिए दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप खुद सोचिए कब कंपेयर कर सकते हो। कंपैरिजन बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिजल्ट्स बी मीनिंगफुल ओनली। कब मीनिंगफुल कहलाएंगे भाई?
if the same kind of accounting method and policies adopted in the preparation of financial statement। अब देखो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें कंपैरिजन बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिजल्ट भी मीनिंगफुल है ओनली। मीनिंगफुल कब कहलाएंगे? इफ द सेम काइंड ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई एक तो कंसिस्टेंट कब होगा? कोई भी रिजल्ट को आप आसानी से कब फाइंड आउट कर पाओगे? जब एक तो सेम ईयर हो, ठीक है, सेम ईयर हो, या फिर अगर अलग अलग ईयर्स भी हो तो मेथड सेम हो, मेथड शुड बी सेम, पॉलिसी शुड बी सेम। तो आप तब तो कंपेयर कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये इसमें कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में बोला है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, या इसको बोले हम कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कहीं कहीं प्रूडेंस भी पूछ लिया जाता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अप्रोच फॉर द लॉसेस, approach approach of providing for the losses but recognizing the gains until realized is called conservation approach। approach for providing means इसमें we are anticipating for all losses, but not for gains। हम इसमें एंटिसिपेट करते हैं जो भी आपको लॉस की संभावना हो सकती है, हम उनको तो एंटिसिपेट करते हैं, सारे लॉसेस को कंसीडर करते हैं। वी आर कंसीडरिंग all possibilities of losses but not gains। इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात आता है हमारा 12 कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में
हम बात करेंगे यहाँ पे requires that accounting should focus on material facts। मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं केवल हम उसी पे फोकस करेंगे, हम इररिलेवेंट फैक्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे जिनका कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मतलब एक फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक इम्पोर्टेंस नहीं है। देन उसके बाद लास्ट वन ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट इसको शॉर्ट में समझिए। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट को ट्रांजैक्शंस supported by verifiable documents। ट्रांजैक्शन सपोर्टेड बाय वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स मतलब ट्रांजैक्शंस जो हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में, यहाँ पर हम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन जो हो चुकी हैं, होने के बाद जो भी वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि वाउचर्स वगैरह जो भी आपने एंट्री किया, आप उन वाउचर्स की मदद के थ्रू आप उनके ट्रांजैक्शन करते हो। बाद में एट द एंड ऑफ द डे आप सारा का सारा टैली या वट एवर द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, तो आप उस हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो मेरा नंबर नीचे आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।